हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे जेनॉन के कंपाउंड। एक्चुअली कल मैंने आपको 3 कंपाउंड लिखाए थे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप 18 लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप 18 के एटॉमिक प्रॉपर्टी उन सबको डिस्कस कर लिया था। किस तरीके से ग्रुप 18 के कंपाउंड्स मिले उसको भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नील्स बार्टलेट मैंने आपका ग्रुप 18 का कंपाउंड को वो डिस्कवर किया था, किस तरीके से ग्रुप 18 के कंपाउंड के होने की प्रोबेबिलिटी है। वो क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता है, इसलिए वो क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एक एक करके कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन। कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन, जेनॉन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों एक एक करके। काफी इजी है, आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका है जेनॉन फ्लोराइड। क्या है? जेनॉन फ्लोराइड। जेनॉन फ्लोराइड मतलब Xzf2, Xzf4 और Xzf6। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो कैसे बनेगा जेनॉन फ्लोराइड, ये रिएक्शन अक्सर पूछ लेते हैं। जेनॉन की रिएक्शन अगर F2 के प्रेजेंस में, जेनॉन की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? F2 के प्रेजेंस में अगर हम कराएंगे 873 केल्विन और यहाँ पर 1 बार प्रेशर लेंगे। कितना बार लेंगे? 1 बार प्रेशर लेंगे। ठीक है, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बच्चों? निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में या फिर निकल वेसल में। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? Xzf2। ठीक है, इसी तरीके से Xz की रिएक्शन F2 के प्रेजेंस में हमने सिमिलर टेम्परेचर पे, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर हमने 573 केल्विन और 6 to 10 बार प्रेशर ले लिया तो आपका Xzf6 बन जाता है। Xzf4 सॉरी, Xz यहाँ पर आपका बन जाता है, यहाँ पर आपका Xzf4 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने Xzf2 की रिएक्शन, ठीक है, 673 केल्विन पे 50 to 60 बार प्रेशर पे मैंने करवाया तो Xzf6 बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर फ्लोराइड की क्वांटिटी क्या है? यहां पर फ्लोराइड की आपके यहां पर फ्लोराइड की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। फ्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से ये आपका 1:20 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, फ्लोराइड मैंने ज्यादा कर दिया। ठीक है, ये वाला आपका किस, यहां पर 2:1 की क्वांटिटी में होगा, यहां पर 2:1 में रिएक्शन करेगा और ये इन दोनों के इन बिटवीन 1:5 में आपका ये वाला आपका रिएक्शन करेगा। मतलब 2 मोल अगर जेनॉन और 1 मोल अगर मैं फ्लोराइड लूंगा तो Xzf2 आपका प्रिपेयर होगा। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें। और Xzf6 को प्रिपेयर करने का एक और तरीका है। अगर मैंने Xzf4 की रिएक्शन O2F2 के साथ करवा दिया, किसके साथ करा दिया? O2F2 का स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से जानते हो। तो यहां पर आपका क्या बनेगा? Xzf6 साथ में Xzf6 और साथ में O2 गैस निकलता है। अब आपके जेनॉन में यही सारे रिएक्शन अक्सर पूछे घुमा घुमा के, मतलब अलग अलग वो ईयर्स में अलग अलग यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में भी आपसे ये रिएक्शन पूछ लिया जाता है बच्चों। तो थोड़ा सा इस रिएक्शन पे अच्छे से फोकस करिए बच्चों, आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाएगा। काफी सिंपल है और काफी इजी है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑल फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन, ऑल फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन, जेनॉन के जितने भी आपके फ्लोराइड होंगे कलरलेस, ऑर्डरलेस और सॉलिड। ठीक है, क्या होंगे? कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड सॉलिड होंगे। ठीक है, sublime at लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर 293 केल्विन, सॉरी 293 केल्विन। तो यहाँ पर जो आपके फ्लोराइड के जो जेनॉन होंगे, जेनॉन के जो फ्लोराइड होंगे वो आपके कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, सॉलिड होंगे, सबलाइम कट जाएंगे। कौन से टेम्परेचर पे? 293 केल्विन पे ये आपके सबलाइम कट जाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड H2O। रिएक्टिविटी टुवर्ड
H2O। H2O के टुवार्ड इसकी रिएक्टिविटी को हम लोग देखते हैं बच्चों, काफी इजी है। अगर मैंने XgF2 की रिएक्शन H2 के साथ कराई, ध्यान से समझना बच्चों, XgF2 की रिएक्शन मैंने H2 के साथ कराई, तो क्या मेरे पास ज़ेनॉन के +2 का कोई भी ऑक्साइड है? नहीं है, ज़ेनॉन के +2 का कोई भी ऑक्साइड नहीं है। तो ये सिंपली किस में कन्वर्ट आपका वो Xg में हो जाएगा और एक HF में हो जाएगा, और साथ में यहाँ से आपका कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? यहाँ पर आपके O2 गैस आपके रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, अब इसी में अगर मैंने XgF4 का अगर H2O के साथ रिएक्शन कराया, किसका कराया? XgF4 का अगर मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराया, हाइड्रोलाइसिस, देखो +4 है, +4 है, तो +4 में आपका क्या है? +3 का मतलब इसका +6 का ऑक्साइड प्रेजेंट है, और एक ज़ेनॉन, मतलब एक 0 और एक ये इन बिटवीन है, तो दोनों बन जाएंगे। इसमें नहीं बनेंगे, थोड़ा इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। XgF2 के केस में नहीं बनेगा, XgF4 के केस में तो ज़ेनॉन भी बन जाएगा और साथ में XgO3 भी बन जाएगा। देखो +6 और 0 का बन गया। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा? HF और O2 गैस यहाँ पर फिर से आपकी रिलीज आपकी हो जाएगी बच्चों। ये तो था रिएक्टिविटी टुवर्ड H2O। ठीक है, अब इसी में XgF6 की रिएक्शन, XgF6 भी आपका H2O के साथ रिएक्शन करेगा। दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अब देखो, if हाइड्रोलाइसिस, ध्यान से समझना, if हाइड्रोलाइसिस कंट्रोल्ड एट, if हाइड्रोलाइसिस कंट्रोल्ड एट टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस टेम्परेचर पर मैंने हाइड्रोलाइसिस को कंट्रोल किया, तो XgF6 का क्या बनेगा बच्चों? XgF6 का H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसका मतलब क्या होता है? पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। और पार्शियली हाइड्रोलाइसिस में हमेशा क्या होगा बच्चों? हमेशा आपका फ्लोराइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी ऐड होगा, तो यहां से 2 फ्लोराइड निकलेंगे और इसकी जगह आपका आ जाएगा XgO4 और यहां पर आपका बन जाएगा HF। ठीक है, देखो पार्शियली हुआ है, कंप्लीटली अगर हाइड्रोलाइसिस होता तो यहां कंप्लीटली ऑक्साइड आ जाता बच्चों आप लोगों का। अगर मैंने XgF6 का अगर मैंने 2 मोल H2O के साथ कराया, तो आपका क्या बन जाएगा? XgO2 और यहां पर F2, और फिर से आपका क्या बाहर निकल जाएगा? HF। दीज आर द पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, मतलब एक ऑक्सीजन एक फ्लोरीन रहेगा। लेकिन अगर मैंने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराया, क्या कराया? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा बच्चों आप लोगों का? XgF6 का जैसे ही मैंने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराया, तो ये कंप्लीटली आपका फ्लोरीन छोड़ देगा और ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट, देखो ये +6 का, ये भी आपका 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 +6 ऑक्सीडेशन नंबर का, ये भी आपका +6 का है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रिमेनिंग सेम रहेगा, हमेशा आपका सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर में किसी भी टाइप का कन्वर्जन आपका नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका कंप्लीटली और पार्शियली वाला। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना, अब देखो यहां पर XgF ज़ेनॉन फ्लोराइड, ध्यान से अब मैं आपको बताता हूं, ज़ेनॉन फ्लोराइड ठीक है, ज़ेनॉन फ्लोराइड्स reacts with fluoride compound. Xenon fluorides reacts with fluoride compounds. Xenon fluoride आपके फ्लोराइड कंपाउंड के साथ अगर आपका रिएक्ट करेगा, जैसे कौन कौन से? PF5, SBF5, IF7, इन सब के साथ आपका रिएक्ट कर सकता है। इन सब के साथ आपका क्या कर सकता है बच्चों? ये आपका रिएक्ट कर सकता है। अगर XgF2 अगर आपका PF5 के साथ
किसके साथ, PF5 के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, PF5 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर XgF प्लस और PF6 माइनस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने XgF4 की रिएक्शन करा दी, XgF4 की रिएक्शन मैंने करा दिया SbF5 के साथ, SbF5 के साथ, तो क्या होगा XgF3 प्लस और SbF6 माइनस, ये कंपाउंड बना देगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मेटल स्पीसीज की अगर मेटल स्पीसीज के साथ कराया XgF6 मेटल स्पीसीज, तो यहां पर XgF5 प्लस MF माइनस, तो क्या हो रहा है बच्चों कि जो ये जेनोन फ्लोराइड है अपना फ्लोराइड आयन, अपना एक फ्लोराइड आयन को क्या कर रहा है बच्चों, डोनेट कर रहा है। डोनेट करके किसको दे रहा है बच्चों, इन सब कंपाउंड को। ठीक है, डोनेट करके इन सब कंपाउंड को, जेनोन फ्लोराइड फ्लोराइड आयन को डोनेट करता है और उन सब कंपाउंड को आपका फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सारे आपके क्या करते हैं बच्चों, फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो ये तो था आपके किसके बारे में बच्चों, फ्लोराइड्स के बारे में। इतना सफिशिएंट है बच्चों आप लोगों के फ्लोराइड्स के बारे में, इससे ज़्यादा आप लोगों को याद नहीं रखना है बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर्स, वैसे स्ट्रक्चर देखने के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी में बना रहा हूँ। ठीक है, VSEPR थियरी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जेनोन का एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, यहाँ पर 3 लोन पेयर। आप लोग समझ सकते हो कैसे, आप लोग समझ सकते हो बच्चों ये चीज। टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 पार्टिसिपेट का करके बचे कितने, 6 का मैंने लोन पेयर बना दिया। इसी तरीके से इसका शेप आपका क्या होता है, लीनियर। इसका शेप आपका क्या होता है बच्चों, लीनियर। अगर मैंने XgF4 बना दिया तो XgF4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Xg। ठीक है, XgF4 में आपके पास कितने वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचे, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, मतलब 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर आपका ऐसा हो जाएगा, यहां पर आपका F F F F, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर। ये इसका शेप आपका हो गया। अगर मैं बनाना चाहूं आपका XgF6 का, तो XgF6 का शेप क्या होगा बच्चों, ऑक्टाहाइड्रल। देखो XgF6 का शेप आपका कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल, मतलब यहां पर आपका इस तरीके से ये तो होगा और यहीं पर आपका इस तरीके से आपका एक लोन पेयर बाहर निकलेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझना। कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है जो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने इसमें क्या निकाला बच्चों, हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर्स बनाया। अब हम पढ़ते हैं बच्चों जेनोन के ऑक्साइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, अब हम जेनोन ऑक्साइड्स के बारे में। तो देख लेते हैं एक एक करके जेनोन के ऑक्साइड्स। तो देखते हैं आराम से। जेनोन के ऑक्साइड्स के बारे में जेनोन के ऑक्साइड्स के बारे में XgO3 एंड XgO4। ठीक है, तो सबसे पहला हम वही पढ़ेंगे बच्चों, प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं जेनोन के ऑक्साइड्स के। तो प्रिपरेशन मेथड हमारा क्या होगा बच्चों, XgF4 की रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ करवाया तो आपका क्या बनेगा, Xg और XgO3। ये तो मैंने बताया अभी अभी आप लोगों को, अब याद हो गया होगा क्योंकि XgF4 बिटवीन का है तो Xg और XgO3 दोनों बनेगा। ठीक है, अगर मैंने XgF6 की रिएक्शन कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराई तो भी आपको मैंने अभी अभी बताया क्या बनेगा, XgO3 और साथ में आपका HF बनेगा। देखो दोनों जगह आपका XgO3 मिल गया। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड इस तरीके से। अब देखो इसी में आपका सेकंड जो आपका
अब देखो XeO4 इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा परजेंटेट आयन 4 सॉरी, इसका क्या होगा 4 या फिर 2 4 और यहां पर आपका ये होगा 6 पर जेंटेट आयन। इसका नाम क्या होता है बच्चों, परजेंटेट आयन। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। परजेंटेट आयन की रिएक्शन अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो ये आपका किस में कन्वर्ट होता है, XeF4 में। किस में कन्वर्ट होता है, XeF4 में। अब मैं बताता हूँ परजेंटेट आयन हम कैसे बनाते हैं। परजेंटेट आयन के लिए सबसे पहले अगर मैंने XeO3 को अगर मैंने बेसिक मीडियम में डाल दिया, कौन से मीडियम में डाला बच्चों, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होकर ये आपका H जुड़ गया, XeO4- बन जाएगा, XeO4- बन जाएगा। सिमिलरली जोड़ दो रिएक्शन को, देन आपका XeO4- को अगर मैंने OH- मीडियम में करवाया रिएक्शन, कौन से मीडियम में, वो OH- मीडियम में रिएक्शन करवाया, तो यहां पर बैलेंस कर लेना आप लोग रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर लोगे तो यहां पर आपका XeO6 2- बन जाएगा, ठीक है। और साथ में यहां पर आपका क्या निकलेगा, साथ में यहां पर आपका Xe और H2O निकलेगा। और फर्दर अगर मैंने इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डाला तो आप लोग अब समझ ही रहे होंगे कि XeO4 बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस रिएक्शन को ध्यान रखना। यहाँ पर आपका कौन सा मीडियम है बच्चों, बेसिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम। काफी इजी है, काफी सिंपल है। तो ये आपका बेसिक मीडियम का रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझते बच्चों इसके स्ट्रक्चर्स। इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा बच्चों, XeO3 का देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा देखो यहाँ पर Xe डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो। Xe के कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 6। 1 2 3 4 5 6 काम में आ गए, एक लोन पेयर बचा, 8 होते तो इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों, पिरामिडल। इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, पिरामिडल। और अगर मैं बात करूं XeO4 का, तो XeO4 का शेप क्या होगा बच्चों, पिरामिडल नहीं होके इसका शेप हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल। मैं शेप की बात कर रहा हूं, ना कि मैं ज्योमेट्री की। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो बच्चों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ज़ेनॉन के ऑक्साइड के बारे में डिस्कस कर लिया। इसकी कोई प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में नहीं है, बियॉन्ड द सिलेबस है बहुत कुछ इसमें। तो इसमें हमको कम ही पढ़ना होता है बच्चों, ज्यादा नहीं इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए आपका क्या, हमारे लिए सफिशिएंट आप लोगों का हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड। जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड का मतलब यह है जिसमें ऑक्सीजन हो, जेनॉन हो और फ्लोरीन हो, दोनों हो, तो तीनों कंपाउंड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड। अब जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड कैसे बनेगा, जैसे मैंने XeF4 की रिएक्शन H2O के साथ करवाई, ठीक है। XeF4 की रिएक्शन जब मैंने H2O के साथ करवाई तो यहां पर अगर मैंने कंट्रोल कर दिया रिएक्शन, मतलब कंट्रोल कर दिया, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। अब देखो पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहां पर XeOF2 बन सकता है। देखो यहां पर भी +4 हो गया, और साथ में आपका HF निकलेगा XeF4 का। अगर मैंने XeF6 का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कर दिया, क्या कर दिया, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, हमेशा ये आपका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस का ही प्रोडक्ट है। जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड आपका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है। कंट्रोल करके रिएक्शन को करवाया तो यहां पर आपका XeOF4 मिल जाएगा और साथ में आपका H2O बन जाएगा। देन अगर मैंने इसको फिर मैंने रिएक्शन कराया XeF6 का, क्या बच्चों, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कराया कंट्रोल टेम्परेचर पे, तो आपका क्या बन जाएगा, XeO2F2 बन जाएगा और साथ में HF नहीं HF बनेगा।
तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को ध्यान रख सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस की ही रिएक्शन है। देखो यहां पर भी +6 है तो यहां पर भी आपका +6 बन रहा होगा, यहां पर +6 है तो यहां पर भी आपका +6 बन रहा होगा। तो ये तो थे आपके क्या बच्चों, ये आपके हैं बच्चों यहां पर ऑक्सी एसिड, ऑक्सी फ्लोराइड। अब देखो यहां से जो मिलेगा, अब इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका ही सेकंड वाले का एक और तरीका है कि अगर मैंने Xg(F6) की रिएक्शन अगर मैंने SiO2 के साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया, SiO2 के साथ करा दिया, तो यहां पर आपका XeOF4 और SiF4 बन जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे, क्वेंच्ड कर देंगे, क्वेंच्ड बाय CO2 के थ्रू हम इसको हटा लेंगे। तो ये भी आपका एक रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, तो कैसे बनाऊंगा, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन सब का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो XeOF2, तो यहां पर Xe लिख दिया बच्चों, ये तो आपका VSEPR थियरी से ही चलेगा, ठीक है। तो यहां पर Xe लिख दिया, डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन, चार काम में आ गए, तो बचे कितने, 4, देखो 2 यहां और 2 यहां, 4 काम में आ गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 मतलब 2 लोन पेयर बचेंगे। तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, ये मैंने 2 लोन पेयर बचा दिए, ठीक है। तो यहां पर O कर दिया, यहां पर फ्लोरीन कर दिया, यहां पर फ्लोरीन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका टी शेप्ड। कौन सा बनेगा बच्चों, इसका शेप टी शेप्ड शेप बनेगा। अगर मैंने XeOF4 का बनाना चाहूं तो 2 यहां काम में आएंगे, 4 यहां काम में आएंगे, तो बचे कितने, 2 और 4 काम में आ गए। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के लिए और एक इलेक्ट्रॉन ईच फ्लोरीन के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच फ्लोरीन। तो आपके 4 फ्लोरीन है तो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, टोटल कितने हो गए, 6। वैलेंस शेल में 8 - 6 = 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर बचेगा। तो एक लोन पेयर आपका इस तरीके से मैंने बना दिया और यहां पर मैंने फ्लोरीन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। इसका शेप का नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, ठीक है। ये हो गया इसके शेप का नाम। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर XeO2F2, तो XeO2F2, तो यहां पर 2 काम में आ जाएंगे, एक ऑक्सीजन के लिए, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 4 और यहां पर आपकी 6, यहां पर आपके 2 काम में आएंगे, टोटल कितने हुए, 6। एक लोन पेयर बचेगा, लेकिन यहां पर आपका कैसा होगा, एक लोन पेयर बचेगा, तो ये ऐसा, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर ऑक्सीजन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, के शेप्ड या फिर सीसो शेप इसका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं बच्चों। आप चाहो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो। आप लोगों को होमवर्क है कि जितने भी जेनोन के कंपाउंड है सबका हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को निकालना है। जितना भी आपका जेनोन का कंपाउंड है सबका हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को निकालना है। दिस इज योर होमवर्क बेटा, ठीक है। आप अपना होमवर्क ईमानदारी से करो ताकि आप लोगों को आगे जाके काफी बेनिफिट मिले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, यूज ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। नोबल गैस एलिमेंट का यूज क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहला हम हीलियम की बात करेंगे। तो हीलियम का पहला यूज आपका किस में होगा, हीलियम आपका काफी हल्का होता है तो इसके लिए इसका यूज क्या करेंगे बच्चों, इन मेट्रोलॉजिकल पर्पज। मेट्रोलॉजिकल पर्पज मतलब वो बोल सकते हैं हम यहाँ पर वेदर इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, मेट्रोलॉजिकल पर्पज, ठीक है। हाइड्रोजन का भी करते हैं हम मेट्रोलॉजिकल पर्पज के लिए यूज करेंगे। सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर बी पॉइंट की बात करूं तो देखो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ सॉल्यूशन चैप्टर में, मिक्सचर ऑफ हीलियम प्लस O2 यूज्ड बाय व्हाट,
सी ड्राइवर्स, ठीक है। नीचे जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन भी आपके ब्लड में क्या होता है बच्चों, डिजोल्व वो होने लग जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर हीलियम, O2 का सिलेंडर लगाए जाते हैं, उसमें हीलियम भी होता है, ठीक है, इनर्ट। सी अगर मैं बात करना चाहूं तो सी में क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था हीलियम का आपका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, इसलिए आपको इसको क्या बोलते हैं, गैस कोल्ड लिक्विड बनाने में काम आता है। गैस कोल्ड रिएक्टर में इसका काम आता है गैस को कोल्ड करने में, ठीक है। गैस कोल्ड रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर, ठीक है, रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर प्लांट्स में रिएक्टर के फॉर्म में, गैस कूल्ड रिएक्टर के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। अगर मैं इसमें डी पॉइंट की बात करना चाहूं तो डी पॉइंट हमारा क्या होगा, ठीक है, तो डी पॉइंट में बोल सकते हैं कि इट इज अ क्रायोजेनिक सब्सटेंस। ये एक टाइप का क्या होता है बच्चों, क्रायोजेनिक सब्सटेंस होता है। अब क्रायोजेनिक सब्सटेंस होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, अब देखो क्रायोजेनिक, तो इट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, टू प्रिपेयर एंड सस्टेन सुपर कंडक्टिविटी, मतलब सुपर कंडक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। सुपर कंडक्टिंग एंड मैग्नेटिक वेव इन NMR, यहां पर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं यहां पर हम लोग डिटेली वो एंड MRI स्कैन में, ठीक है, MRI स्कैन में ये वाला यूज काफी इंपॉर्टेंट है। क्रायोजेनिक सब्सटेंस होने की वजह से हम इसका क्या करेंगे, सुपर कंडक्टिंग और मैग्नेटिक वेव को सस्टेन करने की एबिलिटी रखेगा। क्रायोजेनिक सब्सटेंस क्या होता है, जो सुपर कंडक्टिंग और मैग्नेटिक वेव को अपने में सस्टेन करने की कैपेसिटी रखेगा, उसको हम बोलेंगे क्रायोजेनिक सब्सटेंस, जो आपके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और MRI स्कैन में आपके काम आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर नियोन का यूज देख लेते हैं बच्चों, एक एक करके। नियोन का यूज हमारा क्या होगा, नियोन का हमारा पहला यूज है टू फिल डिस्चार्ज ट्यूब को फिल करने में इसका काम आता है बच्चों। सेकंड हमारा है इन फ्लोरोसेंट बल्ब, ठीक है, बी हमारा क्या है, इन फ्लोरोसेंट, ये सब कॉमन यूज है, आप लोग जान सकते हो इसको अच्छे से, इन फ्लोरोसेंट बल्ब, ठीक है। थर्ड अब देखो इन ग्रीन हाउस, सेकेंड सी इन ग्रीन हाउस। अब देखो ग्रीन हाउस में आपको कौन से बल्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ग्रीन हाउस में हमेशा हम लोग कौन से बल्ब का यूज करते हैं, नियोन बल्ब का यूज करेंगे। कौन से बल्ब का यूज करेंगे, नियोन बल्ब। फ्लोरोसेंट होने की वजह से आपको ग्रीन हाउस में केवल और केवल नियोन बल्ब ही दिखते हैं बच्चों, ठीक है। थर्ड हम चलते हैं बच्चों ऑर्गन पे, कौन से ऑर्गन पे, ऑर्गन का यूज क्या होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यूज टू जनरेट इनर्ट मीडियम, ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेटलर्जी। पहला बोल सकते हैं यूज टू जनरेट इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम इनर्ट एटमॉस्फेयर को
जनरेट करने में इसका यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड हम बोल सकते हैं टू अवॉइड द रिएक्शन ऑफ मेटल विच आर एयर सेंसिटिव। ठीक है, तो यहां पर बोल सकते हैं मतलब टू अवॉइड द मेटल रिएक्शन विच आर एयर सेंसिटिव। एयर सेंसिटिव वर्ड का मतलब क्या है, अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आप लोगों को आ जाएगा। सेंसिटिव जैसे मैंने बात कर दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एयर के प्रेजेंस में क्या होता है बच्चों, कोरोड होता है। ठीक है, इसमें आपका कोरोजन आता है, एल्यूमिनियम लेयर बन जाता है ऑक्साइड का, और आयरन। ठीक है, और आयरन FeETC। ठीक है, इन सब का और ऑर्गन का यूज इस तरीके से कुछ होता है बच्चों। अब जेनॉन और क्रिप्टन का यूज आपका किस में होता है बच्चों, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस में इसका यूज होता है। जेनॉन और क्रिप्टन का यूज कहाँ होता है बच्चों, जेनॉन एंड क्रिप्टन। ठीक है, इसका पहला यूज स्पेशल टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस में इसका यूज होगा बच्चों आपका। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सरे ऑफ मेटल एंड सॉलिड इन योर बॉडी, तो यहाँ पर एक्सरे में इसका यूज होता है, एक्सरे में इसका यूज होगा बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ रेडोन का यूज, इसका भी यूज कई हद तक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर रेडोन का यूज केवल और केवल आपके मैक्सिमम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नोबल गैस एलिमेंट को खत्म किया। देखो बच्चों, यहाँ पर इसका जो यूज है, कुछ यूज जैसे कैंसर ट्रीटमेंट वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरे वाला इंपॉर्टेंट है, एनएमआर वाला वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल पर्पज वाला इंपॉर्टेंट है, सी ड्राइवर वाला इंपॉर्टेंट है, क्रायोजेनिक सब्सटेंस इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटलर्जी वाला तो आप लोगों को पता पड़ ही जाएगा, इसको मैं बता ही दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपके यूज है जो इंपॉर्टेंट है, मैं टिक मार्क करता हूँ, वो यूज तो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। एक तो मेट्रोलॉजिकल पर्पज वाला, एक ये वाला, एक क्रायोजेनिक सब्सटेंस वाला। ठीक है, एक आपका कैंसर ट्रीटमेंट वाला। ठीक है, एक एक्सरे वाला। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये वाला, एक तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। बस इन सब यूज तो आपको आने ही चाहिए, इसके अलावा सारे यूज आपको याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये कंप्लीटली आप समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और इस तरीके से हमारा पी ब्लॉक समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट।